चलिए, इन लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन टू ओओएडी विथ ओ बेसिक्स इस टॉपिक में ये पढ़ा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, और इसके साथ साथ में हमने पढ़े कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें हमने इनहेरिटेंस पढ़ा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा, इनकैप्सुलेशन पढ़ा, मैसेज पासिंग देखा हमने, पॉलीमॉर्फिज्म देखा, उसके हमने C++ के एग्जांपल्स भी देखे कुछ के, है ना, परसिस्टेंस देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। अब आज जो हम शुरू करेंगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लेंगे ओ बेसिक्स का, और उसके बाद फिर हम यूनिफाइड प्रोसेस से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आता है ट्रेडिशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो, अभी हम बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट जब डालेंगे तो हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, इफेक्टिव मेथड्स हो जाएगी वहां पर, तो उससे हमारा आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो हम पहले देखें तो सही कि व्हाट इज ट्रेडिशनल वर्सेस ओ। वैसे आपने ये सब पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड में और जो ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको बोलते थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है, राइट। अब देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डायनामिक एंड ऑलवेज अंडरगोइंग मेजर चेंज। आपको पता है अभी इतने साल में इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं while working on it, while developing on it, while producing it, है ना। अब चाहे एनालिसिस करने का तरीका हो या वॉट एवर मेथड्स यू आर यूजिंग इन HDLC, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोसेस है वो चेंज हो रही है। और चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हम कुछ अच्छे वे में सॉल्यूशन लेके देना चाहते हैं। वी वांट समथिंग, मतलब समथिंग बेटर, जो एग्जिस्टिंग से उससे हम बेटर टेक्निक्स का यूज करना चाहते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ, व्हाट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस, अभी हम इतने दिनों से यही पढ़ते आ रहे हैं। देन मॉडलिंग, मॉडलिंग कि आप कौन सा मॉडल उसमें यूज करने वाले हैं। यू यूज वाटरफॉल, यू यूज प्रोटोटाइप, और यू यूज रैड मॉडल, और यू यूज विन-विन मॉडल। किस तरह के आप मॉडल्स का इसमें यूज करेंगे। देन वी गो फॉर डिजाइनिंग। एक सेकेंड होल्ड करना, हाँ देखो फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड देन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो अपने को सब पता ही ऑलरेडी, क्लियर। चलिए, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। एंड देन स्टेप्स को जब हम फॉलो करते हैं, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को जब हम फॉलो करते हैं, तो हमारा एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप हो जाता है फाइनली, ठीक है। अब दो अप्रोचेस होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और फंक्शंस, अ सिस्टम दैट इज डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस। वहां पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या वो वहां पर भी होता है, राइट। फिर वहां पर हम जो मेजर चेंजेस है, देयर वी फॉलोज द एल्गोरिथम्स एंड प्लस वी यूज सम डेटा स्ट्रक्चर्स, और उस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं। मतलब जैसे हम बोलेंगे कि हमारे पास एल्गोरिथम है स्टेप से जिसको फॉलो करना, और उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स यूज करेंगे। वो मॉडल्स मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, वाटरफॉल, स्पाइरल, इंक्रीमेंट, रैड, प्रोटोटाइप, विन विन, कोई सा भी मॉडल हो सकता है। ये नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। जब इसको अपन C++ से कंपेयर करोगे आप, तो वहां पर C++ से जब आप कंपेयर करोगे तो वहां पर कौन सी अप्रोच यूज होती है, कोई बता सकता है? वहां पर वी इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट, और वहां पर नो डाउट एल्गोरिथम हम वहां पर भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर आपको जो प्रोग्रामिंग करोगे, उस प्रोग्रामिंग में आप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ क्लास, फंक्शन, प्रोसीजर ओरिएंटेड में भी होते थे लेकिन फंक्शन यहाँ पर भी होंगे। लेकिन उस फंक्शन को हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, उसके 3 वेरिएंट के साथ उसको हम यूज करेंगे, ताकि उस फंक्शन को अदर जगह पर भी यूज इजीली करा जा सके, ठीक है। देखो,
तो प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसिस्ट ऑफ मेथड्स, ठीक है। देन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड जो उसमें होते हैं मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें हम मॉड्यूलरिटी से क्या करते हैं, मॉड्यूल को कर देते हैं। सर से बात कर लो सर डायरेक्ट। और मॉड्यूल होते हैं और यहाँ पर क्लासेस होती है, ठीक। और यहाँ पर हम प्रोसीजर कॉल करते हैं, यहाँ पर मैसेज पासिंग के थ्रू हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मैसेज पासिंग के हेल्प से एक फंक्शन या डेटा मेंबर्स के बीच में कनेक्टिविटी करते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे भी मैंने कहा कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब डायरेक्टली आप फंक्शन यूज करते हो प्रोसीजर ओरिएंटेड में, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों होता है, विच इज इनकैप्सुलेटेड into a class, जिसको हमने बोला था wrapping up of data and member function into a single unit। यहाँ पर हम क्लास का यूज कर रहे हैं। फिर जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो फोकस करती है फंक्शंस पे, प्रोसीजर्स पे, कुछ एल्गोरिदम्स पर, और उसी को हम फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है वो क्या होती है? इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट, इट फोकसेस ऑन क्लासेस, देन इट फोकसेस ऑन द मॉड्यूलरिटी अप्रोच, जिसमें हम एक बिग प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस मॉड्यूल में यदि किसी कोई मॉड्यूल में प्रॉब्लम आती है तो उस मॉड्यूल को हम इजीली रिप्लेस करके उसका नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। उसके कारण बाकी की मॉड्यूल्स में कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर मॉडिफिकेशन इजी है, यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग इजी है, यहाँ पर रीयूज इजी है, यहाँ पर री इंजीनियरिंग इजी है, मतलब यहाँ पर आप ये सारे फैक्टर्स कर सकते हो। फिर वन फेज से दूसरे फेज पे जो मूव करना है वो क्वाइट डिफिकल्ट होता है, किसमें? ट्रेडिशनल अप्रोच में। लेकिन वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में इट इज इजी, क्योंकि हम कंपोनेंट बनाते हैं और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम इजी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर इट यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रोजेक्ट बनाने का जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, राइट। लेकिन C++ जो अप्रोच आई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच आई है, इसमें हमने क्या किया, प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो हमारा डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, और नंबर ऑफ टीम मेंबर्स एट अ टाइम अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं, जिसको हम बाद में कंबाइन कर सकते हैं, राइट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर अलग अलग कुछ भी नहीं होता है, आपको एक ही प्रोग्राम में होता था, आपको समझ में नहीं आता है, यू मे गेट कंफ्यूज। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर चीज क्लियरली रहती है। उस आपको लास्ट क्लास में बताया था कोहेजन और कपलिंग के बारे में। कोहेजन मतलब हमेशा लो होना चाहिए, अब सॉरी, कोहेजन हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना मिनिमम इंटरेक्शन रहेगा कंपोनेंट के बीच में, उतना वो इंडिविजुअली जो है वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को सर्व कर पाएंगे, और अपने आप को मतलब वो यूज हो पाएंगे, मतलब, और उसके एग्जीक्यूशन में भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कपलिंग हमेशा लो होनी चाहिए, मतलब दो मॉड्यूल के बीच में जितना इंटरेक्शन कम होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक मॉड्यूल में कोई चेंज आता है तो दूसरे मॉड्यूल में भी बट ऑब्वियस चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में रिलेटेड है। पर यदि वो कम से कम रिलेटेड रहेंगे तो चेंजेस भी कम से कम ही होंगे, राइट। फिर बाकी मतलब कुछ रिपीटेड ही है, तो अलग अलग जगह से मैंने लिए हैं इसलिए इतने सारे हैं। इट इज यूज टू डेवलप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स दैट यूजेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज होता है। इट कॉमनली प्रोसेसेस एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। SDLC तो फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच में भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या नया लेकर आए हैं, हम यहाँ पर लाए हैं UML नोटेशंस लाइक यूज केस, like class, like communication, like development, like deployment, like sequence, like activity। ये सारी चीजें हम यहाँ पर नया लेकर आए हैं। फिर ये भी ऑलरेडी पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं कि साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन वही जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है उसमें जो है ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि ये अप्रोच थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण, क्लासेस होने के कारण थोड़ी सी इजी रहती है, राइट। फिर ड्यूरेशन जो है ऑब्वियसली वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच का लार्ज रहता है, क्योंकि उसमें आप एट अ टाइम एक जैसा काम करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में टीम वर्क होता है, इसमें आप अलग अलग कंपोनेंट्स को टीम्स में डिवाइड कर सकते हो, तो जो जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है वो जल्दी फास्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि एट अ टाइम बहुत लोग काम करते हैं इसमें, ठीक है। और द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच यूजिंग द क्लासिकल लाइफ साइकिल, मतलब क्लासिकल लाइफ साइकिल मतलब इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जस्ट SDLC जो होता है वही फॉलो करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो रहता है
यहाँ पर हम बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस भी यूज करते हैं, मतलब ना ही केवल रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग वगैरह यूज करते हैं, पर उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? वैसे तो आपको पता है एक सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या अंतर होता है, तो आपको वैसे तो पता ही होगा, बट फिर भी तो आप आपका फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट एटलीस्ट 25 डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, राइट एनी 25 डिफरेंसेस, या 25 नहीं 20 कर लो, राइट एनी 20 डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। जो मैंने अभी आपको बताए हैं यही आएंगे सारे पॉइंट्स, ट्रेडिशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पर ट्रेडिशनल का मतलब है प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी और सी प्लस प्लस, क्योंकि सी जो है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड को फॉलो करती है। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस, बिकॉज ये सब चीजें तो आपको पता है। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, क्या होता है। देखो, जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसमें हमें सपोज एरिया को कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, मेन फंक्शन में लेंथ और ब्रेड्थ डिफाइन कर दिया और एरिया, ये तीन वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। हमने प्रिंटफ लिखा, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, स्कैनफ में हमने लेंथ का एंटर करवा लिया, वैसे ही हमने सिमिलरली ब्रेड्थ को करवाया एंटर यूजर से, और फाइनली हमने एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख दिया और हमारा एरिया जो है वो प्रिंट हो गया। दैट्स इट। अब इसी प्रोग्राम को यदि मुझे सी प्लस प्लस की हेल्प से बनाना हो तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने मतलब क्या किया, एक टेस्ट नाम का एक क्लास ले लिया, उसमें सेम वही लेंथ ब्रेड्थ, अब विड्थ लिखा हुआ है, आप ब्रेड्थ भी लिख सकते हो उसको, वही लेंथ ब्रेड्थ और एरिया आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, आपने फंक्शंस बनाया, वॉइड इनपुट, क्लियर है कि ये इनपुट फंक्शन जो है वो इनपुट लेने के लिए यूज होगा, और आपको यदि एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने फाइंड एरिया नाम का क्या लिया, आपने फंक्शन लिया। तो एक फंक्शन हो गया आपका वॉइड इनपुट और दूसरा फंक्शन हो गया आपको वॉइड एरिया। तो जो इनपुट होता है वो लेंथ और ब्रेड्थ को इनपुट करवाने के लिए है, और जो फाइंड एरिया है वो एरिया को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया हुआ है। मतलब सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, बस आपको यहाँ पर क्लास का आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लास में आपने एक्सेस स्पेसिफायर के साथ मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को यूज करा है, और उनको कॉल करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया है। मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ही अंतर है, नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो प्रोग्राम को एक बार देख लेते हैं। void input, सी आउट एंटर द लेंथ, सी इन लेंथ, वहां पर प्रिंटफ स्कैनफ यूज किया था, यहाँ पर सी प्लस प्लस तो सी आउट सी इन यूज करेंगे। देन void फाइंड एरिया, यहाँ पर हमने एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ ये कर दिया है, और फिर एक और बनाया है void डिस्प्ले। ये फंक्शन हमने क्यों किया है, एरिया को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया है। फिर हमने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन में जो हमारी क्लास थी टेस्ट, इस टेस्ट क्लास का ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और तीन फंक्शन थे हमारे, इनपुट, फाइंड एरिया और डिस्प्ले, और इन तीनों फंक्शन को हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर लिया, और यहाँ हमने रिटर्न 0 लिख के, मतलब यहाँ ch लिखकर आपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। क्लियर है? वहां पर हमने सिंपल 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 लिखा, और यहाँ पर हमने यही प्रोग्राम जो बनाया है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से बनाया है, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को एम्फसाइज किया है। ठीक है, देखो लास्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। लास्ट प्रोग्राम मतलब जो पहली क्लास में बताया था, जो दूसरी पीपीटी बताया था, वहां पर हमने क्या किया था, पब्लिक हमने इस डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए थे, और हमने साथ ही में मेंबर फंक्शन जो है एक साथ डिक्लेयर कर दिए थे यहीं पर, और हमने उसकी डेफिनेशन नहीं दी थी, मतलब हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था। लेकिन ये वाला जो फिर हमने डिक्लेयर करने के लिए तो डायरेक्टली यूज किया था, पर डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया था, कि क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, सॉरी फिर एक्सेस स्पेसिफायर, और इस तरह से हमने सिंटेक्स को फॉलो किया था। पर यहाँ पर हमने डिफाइन भी यही कर दिया है और उसको ऑटोमेटिक डिक्लेयर भी यही कर दिया है। फिर डिफाइन किया, फिर डिक्लेयर किया, फिर डिफाइन किया, फिर डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत
नहीं है। तो ये भी मत कंफ्यूज होना कि मैंने दोनों प्रोग्राम अलग अलग इसलिए नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि डिक्लेयर यदि आप ओनली डिक्लेयर कर रहे हो तो लेटर ऑन स्कोप रेजोल्यूशन की हेल्प से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप डिक्लेयर डिफाइन एक साथ कर रहे हो तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत मतलब क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आपको ये वाला पॉइंट बताया है। चलो, प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये आपने प्रोग्राम मतलब किए तो होंगे। चलिए, वैसे एक और प्रोग्राम लिया है कि आपने क्या किया, वॉइड स्वैप इंट ए और बी, मतलब ए और बी का स्वैपिंग का प्रोग्राम है ये। अब देखो यहाँ पर भी आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर वॉइड स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने पैरामीटर पास कर दिए इंट ए और इंट बी। फिर आपने मेन फंक्शन में क्या लिखा, m22 और n इक्वल्स टू 44। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर, फंक्शन बाय वैल्यू मतलब स्वैप बाय वैल्यू का प्रोग्राम है ये। आपने यहाँ पर क्या किया है, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जो ए और बी है, ए और बी को स्वैप करना है। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जब भी हमें स्वैपिंग करना रहती है तो हमें थर्ड वेरिएबल का या टेम्पररी वेरिएबल का यूज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सपोज यदि यहाँ पर a की वैल्यू, जैसे इन्होंने m के लिए दी है, a की वैल्यू सपोज यहाँ पर 22 है और b की वैल्यू यहाँ पर सपोज 44 है। अब आपको इसको यदि स्वैप करना है तो आपको पता है कि आपको स्वैपिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल को पहले खाली करना पड़ेगा, और खाली करने के लिए उसकी जो वैल्यू है वो किसी और वेरिएबल में डालनी पड़ेगी, राइट। तो आपको पता है ये चीज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए आपको, जैसे यहाँ पर देखो ये टेम्पररी वेरिएबल लिया है, तो आपने क्या किया, टेम्पररी इक्वल्स टू ए, मतलब ए की जो 44 वाली वैल्यू है वो किस में चले गई, टेम्पररी वेरिएबल में चले गई। और ए की वैल्यू यदि टेम्पररी वेरिएबल में चली गई, मतलब यहाँ पर अभी ए क्या है, ब्लैंक हो गया है, क्योंकि टेम्प pmp इक्वल्स टू 44 हो गया है। अब ये जो b की वैल्यू है ये मैंने किस में डाल दी, a में डाल दी, तो ये a की जगह पर क्या आ जाएगा 24, मतलब a इज इक्वल्स टू b, मतलब यहाँ पर a कितना आ गया 24 आ गया। और अब b क्या हो गया, अब b खाली हो गया है, ठीक है ना, अब b खाली हो गया है। और 44 कहाँ पर है, टेम्पररी में, तो आप यहाँ पर टेम्पररी से वैल्यू उठा के किस में डाल दोगे, b में। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि a में आपका 44 आ गया और b में आपका 22 आ गया। मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्वैपिंग का प्रोग्राम एक टेम्पररी वेरिएबल का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है आपको, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको सब पता है। मैंने तो सिर्फ, मुझे आपको प्रोग्राम नहीं पढ़ाने हैं यहाँ पर, C++ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो OOAD है, इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, जहां पर हम ब्लूप्रिंट के फॉर्म में हमारी डिजाइन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोड्यूस करने से क्या बेनिफिट्स हमको मिले हैं, जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ, हम HDLC जब फॉलो करते हैं तो हमें क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज करना चाहिए, क्यों प्रोसीजर ओरिएंटेड का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सी इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। आज भी सी लैंग्वेज जो है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिसेंटली मैंने वन ऑफ माय कजिन, शी इज इन माइक्रोसॉफ्ट, अभी मैं उसके घर गई थी, तो उसका वर्क फ्रॉम होम जैसे चल रहा है आपको पता ही है, शी वॉज वर्किंग विथ सी ओनली। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत अच्छी कंपनी, क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग जो होती है, बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो आज भी सी लैंग्वेजेस में होती है। तो मैंने उससे डिस्कस भी किया, देन शी टोल्ड मी दैट कि सी लैंग्वेज में ही उनके यहाँ काम होता है, मतलब जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रही है। अदर देन दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पर अदर लैंग्वेजेस भी यूज होती है, बट स्टिल सी लैंग्वेज यूज में होती है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, पर प्रोसीजर ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, वहां पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक मिनट, ओके। अब यहाँ पर सेम प्रोग्राम स्वैपिंग का, ये आपने किससे बनाया है, क्लास से बनाया है विथ ऑब्जेक्ट। अब जिसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, मतलब हमने प्रोसीजर के साथ क्या किया, फंक्शन बनाया, उसके वेरिएबल डिक्लेयर किए और वही टेम्पररी वेरिएबल से उसको एक्सचेंज कर दिया, तो ये कॉल बाय फंक्शन हो गया। लेकिन अभी हमें सेम प्रोग्राम क्या करना है, हमको तो C++ से करना है सॉल्व, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्वैप नाम का एक क्लास बनाई जिसमें हमने ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर वॉइड डेटा, सॉरी गेट डेटा, स्वैप वी और डिस्प्ले।
है ना। मतलब एक हमने डेटा लेने के लिए बनाया है फंक्शन, एक स्वैपिंग का फंक्शन बनाया है, और एक स्वैपिंग के बाद फाइनली वैल्यू जो डिस्प्ले होगी उसके लिए फंक्शन बनाया है। अब देखो यहाँ पर भी वही पुरानी वाली मेथड मैंने अप्रोच की कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और मैंने यहाँ पर मेथड्स भी सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, अभी मैंने इनको डिफाइन नहीं किया है, और मैंने क्लास को यहीं पर क्लोज कर दिया है। मतलब अब जब भी मैं इसको डिफाइन करूंगी तो आउटसाइड द क्लास करूंगी, और जब भी आपको फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है, डिक्लेयर वो ऑलरेडी हो चुके, तो आपको स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, void that is the return type, the name of the class, scope resolution operator, फिर यहाँ पे आप एक्सेस स्पेसिफायर का यूज भी कर सकते हो, और साथ में आप यहाँ पर इसका भी यूज करना है आपको, किसका, you have to write the name of the member function। अब गेट डेटा का काम क्या है, डेटा को लेना, तो हमने वहां पर वेरिएबल कौन सी ली, ए और बी, तो सी आउट एंटर टू नंबर्स एंड सी इन ए एंड बी, मतलब हमने दोनों नंबर को इनपुट करवा लिया। फिर सिमिलर मैनर में ये हमारा क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, स्वैप वी, ये नाम का जो फंक्शन मैंने था, इसको जो डिक्लेयर किया था इसको डिफाइन करना है। तो फिर वही होगा, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ द फंक्शन। और इसमें हम वही देखो, इसमें अलग मेथड यूज करी है, आप चाहो तो वही टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करके यहाँ पर भी उसी तरह से एक्सचेंज मेथड का यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या यूज किया है, कौन बताएगा, देखते हैं किसको आती है प्रोग्रामिंग। what do you mean by this, a is equals to a plus b, b is equals to a minus b and मैम स्वैपिंग का वो है, ये तो मुझे भी पता है स्वैपिंग का है अभिषेक, लेकिन जो मैंने लास्ट विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल में, बेटा एक्स्ट्रा वेरिएबल विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, दो वेरिएबल के साथ ही किया। यस, यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल का जो है यूज नहीं किया है, लाइक वी हैव यूज्ड टेम्पररी, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि ऐसा C++ में होता है, ऐसा आप C में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज जस्ट अबाउट लॉजिक में, मुझे आपको ये नहीं बताना, ये तो आप सब आपको ऑलरेडी मुझसे शायद ज्यादा अच्छा आता होगा। आई जस्ट वांट टू मेक यू नो कि हाउ विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन मेक योर प्रोग्राम बेटर एंड रीयूजेबल मेनी टाइम्स। उसको बहुत बार अच्छे से यूज कर सकते हो विद सो मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब वैल्यूज अलग अलग लेके। फिर आपने वॉइड स्वैप डिस्प्ले, इसको डिक्लेयर किया, सॉरी डिफाइन किया, तो आपने ए और बी को आपने क्या करा, यहाँ पर डिस्प्ले करवा लिया। फिर वही करना पड़ेगा, मेन फंक्शन लिया, स्वैप मतलब आपका क्लास का नाम है, उसका एस नाम का क्या बनाया हमने, एस नाम का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर एस डॉट गेट डेटा, एस डॉट स्वैप वी और एस डॉट डिस्प्ले, बस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने डिस्प्ले करवा लिया, दैट्स इट। क्लियर, चलिए। तो इस तरह से प्रोसीजर ओरिएंटेड में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अंतर होता है। हियर इज द अनदर प्रोग्राम, देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैंने लिंक भी डाल रखी है, आप बहुत सारे प्रोग्राम है, आप जितने टाइप के बनाना चाहो प्रोग्राम उतने टाइप के बना सकते हो। बस प्रोसीजर ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, वही फंक्शंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी होते हैं, बट वहां पर कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये स्क्वायर का प्रोग्राम है कि आपने कोई नंबर एंटर करवाया तो उसका स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर पता है, उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर निकल जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको मतलब ओवरऑल स्वैप के मतलब सॉरी स्वैप बोल रही हूँ, C++ में और C में अंतर पता होना चाहिए आपको, दोनों की प्रोग्रामिंग में अंतर पता होना चाहिए, और आपको उसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ। चलिए, अब बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये लास्ट पार्ट है इसका, मतलब लास्टली एकदम सब कुछ पढ़ने के बाद वाली जो चीजें इसका हम देख लेते हैं। हायर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये तो देखो बेनिफिट्स में तो वही आएंगे जो हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड से वही कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है C++ के। तो यदि उसमें यहाँ पर जो मैं बताऊंगी उसमें पॉइंट नहीं भी हो तो समझ लेना, मतलब बिना ये पॉइंट्स पढ़े मैं आपको एडवांटेजेस या बेनिफिट्स बता सकती हूँ। वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अभी जो हमने डिफरेंस में पढ़े प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो तो डिफरेंसेस वो सारे बेनिफिट्स में ही आएंगे।
उसके अलावा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, परसिस्टेंट, मैसेज पासिंग, फिर री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब जो आपने नहीं भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मतलब मैसेज पासिंग या ऑब्जेक्ट्स या बेस्ड ऑन क्लासेस, इनहेरिटेंस, तो ये सारी चीजें जो हैं बेनिफिट्स में ही आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, राइट। तो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो आप पढ़ चुके हो, लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें हम सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को शो करते हैं और हम जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं उस पर हम ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते। हम ये नहीं बोले कि हम उसको डिलीट ही कर देंगे, हम उसको हटा देंगे, बट हम उसको प्रेजेंट नहीं करते, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट डेटा एंड फंक्शंस, सो इंटरनल डिटेल्स आर हाइड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इट सपोज एब्स्ट्रैक्शन एट ऑब्जेक्ट लेवल, देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मतलब बहुत लेवल होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। देन सीमलेस ट्रांजिशन अमंग डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अभी हमने ये चीज पढ़ी कि हम बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल यूज कर रहे हो, मल्टी लेवल यूज कर रहे हो, कंपोनेंट का यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ये हमारे लिए एक एग्जांपल मतलब एक एडवांटेज हो गया। वी रिड्यूस द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिडंडेंसी, मेक्स फॉर क्लियर एंड रोबस्ट सिस्टम डेवलपमेंट, राइट। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज पॉइंट हो गया कि यहाँ पर हम बहुत लेवल तक कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, फिर हम रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं। रिडंडेंसी का मतलब समझते हो ना, कॉपी, या आपने डीबीएमएस में वर्ड सुना होगा रिडंडेंसी, वो कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गर सिस्टम जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। क्यों स्ट्रॉन्गर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं? रोबस्टनेस का मतलब क्या हुआ कि मेरे 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त में से यदि सपोज 2 दोस्त बीमार हो गए तो 3 ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएंगे उनकी बीमारी सुनकर ही। दैट इज दी प्रोसीजर ओरिएंटेड। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या आ रहा है कि वहां पर रोबस्टनेस ही होनी चाहिए कि 5 में से 3 लोग अच्छे हैं और 2 ही लोग बीमार हुए तो 3 लोग वो 2 के बदले का भी काम करके अपना जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्टनेस, मतलब स्ट्रेंथफुल, कि आपको कोई भी कंडीशन आ जाए यू मस्ट बी स्ट्रेंथ। आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो दूसरे मॉड्यूल के गड़बड़ होने के कारण दिक्कत नहीं देना चाहिए। ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ रीयूजेबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग हो कि री इंजीनियरिंग हो कि रीयूजेबिलिटी हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। आप डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास को कॉल करके रीयूज करते ही हो ना। तो फास्टर डेवलपमेंट, रीयूजेबिलिटी, इंक्रीज्ड क्वालिटी, then modeling the real world and provide us with the stronger results, then that result will be equivalence of the real world entities, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो। मैंने आपको मेरी पहली क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, और उस एंटिटी को हम रन टाइम एंटिटी भी बोलते हैं क्योंकि दे आर एक्टिव इन स्टेट, वो काम करते हैं और जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट हमेशा बेटर रहेगा। देन राइजिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू अ पॉइंट, देखो सारे वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं इन शॉर्ट। implemented in the same terms as they are described, मतलब जिस तरह से आप उसको बताते हो, जो स्टेप्स होती हैं, मतलब आपने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 10 मॉड्यूल में डिवाइड करूंगा, तो 10 मॉड्यूल में आप उसके 10 क्लासेस बना सकते हो और उस 10 क्लासेस में उससे रिलेटेड फंक्शंस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद ओओ बेसिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखो यदि आपको बेसिक्स ऑफ ओ फंडामेंटल्स ये क्लियर नहीं होंगे, उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं ये क्लियर नहीं होंगे, तो आपको फिर यूनिफाइड प्रोसेस पढ़ने में, देखो मैंने माना कि ओएडी और यूनिफाइड प्रोसेस ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं, मतलब इनका आपस में रिलेशन कब आता है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तब ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं, तब हमारे यूएमएल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लेकिन एसडीएलसी अकेला भी सेल्फ सफिशिएंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अकेला भी सेल्फ सफिशिएंट है, पर दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं, जो आउटपुट हमारा फास्ट आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी जो रिड्यूस हो रही है, उसके लिए हम मेनली ये सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, इसीलिए मेनली हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। In case of any doubt, I request you to